हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार की तैयारी में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, और दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोक दिया। अनिल विज ने अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद की मांग की है, और इस खबर पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव होने में बस अब कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में जहां सीएम पद को लेकर काफी दिनों से भूपेंद्र हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा चल रहा था, अब बीजेपी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने दावा ठोक दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने पार्टी से वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद की मांग की है। इस दौरान बीजेपी के नेता अनिल विज ने कहा कि मैं जहां जहां गया हूं, सब मुझसे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, ऐसे में आप सीएम क्यों नहीं बन जाते। अनिल विज ने कहा कि मैं लोगों की मांग और अपनी वरिष्ठता के दम पर पार्टी आलाकमान से सरकार बनाने के बाद सीएम बनने का दावा पेश करूंगा। अगर सरकार बनती है और पार्टी ने मुझे सीएम पद सौंपा तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। हालांकि अनिल विज ने कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान के हाथ में है। मुझे सीएम बनाना है या नहीं, ये आलाकमान तय करेगा। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं, और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं, और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूं। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाया है। वो करनाल छोड़कर लडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे, लेकिन आज अनिल विज ने अपना दावा ठोक दिया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त कर चुके हैं। उनके पिता हरियाणा के दूसरे सीएम थे, और इस बार अनिल विज अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके पहले मनोहर लाल सरकार में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज थे, और हाल ही में फेरबदल में मंत्रिमंडल से उन्हें हटा दिया गया था, जिसमें नायब सिंह सैनी सीएम बने थे। इसके पहले अनिल विज ने मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने उन्हें पार्टी में पराया बना दिया। अब अनिल विज के सीएम बनने के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्यकर्ता के नाते उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में बीजेपी का सीएम चेहरा है। देखिए, कार्यकर्ता के नाते शायद उन्होंने कहा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की चेहरा श्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम पद पर दावेदारी जताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अनिल विज का ये बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी अनिल विज को इस तरह के बयान देने से कैसे रोकती है, ताकि चुनाव के दौरान जनता के बीच कोई गलत संदेश न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आगे का प्लान क्या है, इसको लेकर हमारी टीम ने आपके नेता जसलीम शाह से खास बातचीत की। आप भी देखिए। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में 2 दिन में वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता से ही सर्टिफिकेट मांगा है ईमानदारी का कि अगर ईमानदार हूं तो मुझे चुनिएगा। जी जैस्मिन जी। देखिए, आज के केजरीवाल जी के ऐतिहासिक फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि इन्होंने
भारत की राजनीति में ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम करी है। आज तक हमने ऐसे कोई मुख्यमंत्री को नहीं देखा जिसको कोर्ट की, कानून की अदालत ने बेल दे दी हो, सारे मुकदमे में बेल दे दी हो, चवन्नी भर की रिकवरी मिली ना हो, उल्टा सीबीआई और ईडी को कहा कि आप सरकार के तोते की तरह काम कर रहे हो। इसके बावजूद उन्होंने तय किया कि मेरे ऊपर अगर आरोप लगाए गए हैं तो मैं अग्नि परीक्षा से जब तक नहीं गुजरूंगा। जनतंत्र में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है चुनाव। तो जब तक जनता ये नहीं तय कर देती कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं, तब तक मैं सीएम के पद पर नहीं बैठूंगा। और ये समझना होगा कि इन्होंने ये क्यों किया। 10 साल अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गियों में काम किया है। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा, उससे पहले वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। चाहते तो बड़ी बड़ी नोट छपा सकते थे, करोड़ों के रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो सारा छोड़ के उन्होंने जनता की सेवा करी, आम आदमी पार्टी बनाई। पिछले 10 सालों में उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी काम किए जो किसी भी सरकार ने नहीं किए। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य केवल दिल्ली में क्यों मिलती है, बाकी सारे राज्यों में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पे एक ईमानदार सरकार है। और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जब आप कहते हो कि आप भ्रष्टाचारी हो, आप चोर हो, आपके पास सबूत कुछ नहीं है, आपके पास अभी तक आपने मुकदमा नहीं चलाया भाजपा ने, लेकिन जब आप ऐसे लांछन लगाते हो तो निश्चित तौर पे उनको इतनी दुख और इतनी पीड़ा हुई है कि वो चाहते हैं कि ये जनता की अदालत में लेके जाएं दुख और पीड़ा, और जनता की अदालत तय करे कि मैं ईमानदार हूं। जैस्मिन जी, हम सुबह से, जब से अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, तब से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ, बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। बीजेपी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी ये चाहती थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। उन्होंने प्रदर्शन किया बकायदा इसे लेकर। ये तो बीजेपी की सफलता है। जी, ये बेचारे ऐसे फंस गए हैं कि इनको पता नहीं है कि अब क्या कहना चाहिए। आप समझिए कि बीजेपी क्या मांग कर रही थी। जब से केजरीवाल जी को जेल में डाला था, तब से ये कह रहे थे कि अरे इनको तो जेल में डाल दिया, अब इस्तीफा दे दो। लेकिन आज केजरीवाल जी ने साफ किया कि जेल से इस्तीफा देना गलत होगा। क्यों गलत होता? क्योंकि ये इनका पूरा षड्यंत्र है, केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं। सारे विपक्षी चीफ मिनिस्टर्स आप देख लीजिए, पिनरई विजयन हो, हेमंत सोरेन हो, ममता दीदी हो, सबके ऊपर इन्होंने केस डाल दिए हैं। कल को ये सबको जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि देखिए हम आपको चुनाव में तो नहीं हरा सकते, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे और आपकी सरकार गिरा देंगे, आप इस्तीफा दे दो। केजरीवाल जी ने बोला कि मैं इनको दिखा दूंगा कि जेल से भी सरकार चल सकती है, और जेल से जब उनको रिहा नहीं किया जाता, बेल नहीं मिला जाता, तब तक मैं कुछ निर्णय नहीं लूंगा। तो जब ये फ्री हो गए, रिहा हो गए, और अब चाहते तो कल से गद्दी पे बैठ सकते थे मुख्यमंत्री की, लेकिन नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी का जो एक मिसाल देने के लिए उन्होंने तय किया कि अब जनता तय करे, जनता जनादेश देगी, तब मैं मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। ये बड़ी चीज होती है। भाजपा कह रही थी तो भाजपा तो हर मुख्यमंत्री से बोलती है अरे आपके ऊपर आरोप लगे, इस्तीफा दे दो। भाजपा के कितने नेताओं में हिम्मत है जिनके ऊपर, तमाम नेता हैं इनके, कितने मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी सीबीआई के आरोप लगे हैं, क्या वो इस्तीफा देने लायक है? नहीं देंगे। उनमें हिम्मत नहीं है जनता के पास जाके बोलने की कि मैं अगर ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना। केजरीवाल जी ने आज ये काम करके दिखाया। लेकिन जैस्मिन जी, आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी पर दिया है, लेकिन ईमानदारी पर इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता तय करे आने वाले 5 महीने के अंदर कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे चुनिएगा। और साथ ही कोर्ट की तरफ से बात कहेगी कि आप कई सारे प्रशासनिक फैसले नहीं ले सकते हैं इस दौरान, बेल बॉन्ड के ऊपर आप अभी बाहर हैं। नहीं, देखिए, अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ईमानदार हूं और जनता भी मुझे समझती है कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं, तो ये काम कभी नहीं कर। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा का कोई नेता ये बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। उनमें इतनी हिम्मत थी, इतना कॉन्फिडेंस था, तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पे अंतिम निर्णय जनता की अदालत में होगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की, उनको बधाई दी, और क्या कुछ कहा उन्हें, आइए सुनाते हैं। केजरीवाल जी से जेल से आने के बाद मिला नहीं था, आज तो उनको बधाई देने पहुंचा था। दूसरा, इस विषय पर चर्चा की जो उन्होंने रिजाइन की प्रपोजल की दिया है, रिजाइन का प्रस्ताव रखा है, और उस पर विस्तृत चर्चा हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जिस ढंग से मुझे सरकार को घेरा गया, बेईमानी का तमगा, भ्रष्टाचार का तमगा लगाने का बीजेपी ने प्रयास किया, उनके सभी छुट भइयों ने प्रयास किया, उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालची नहीं हूँ, मैं उससे रिजाइन दे रहा हूँ
और जनता चाहेगी, जनता के अंदर ये विश्वास होगा कि मैं बेईमान नहीं, ईमानदार हूँ, तो जनता मुझे दोबारा चुन के भेजेगी, फिर मुख्यमंत्री कुर्सी संभालेंगे और ये उचित निर्णय, ठीक निर्णय। अब बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, चुनाव भंग कर देनी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एमएलए गए थे 8 विजेंद्र गुप्ता की लीडरशिप में, राष्ट्रपति को लिख करके दे के आए हैं, राष्ट्रपति महोदय ने गृह मंत्री को भेजा है। करने दो उनको, जो करना करेंगे। हमारा अभी कार्यकाल 4 महीने 5 महीने का बाकी, हम क्यों भंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही है। अब पार्टी का अगला प्लान क्या होगा, इसको लेकर हमारी टीम ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बातचीत की। सुनिए पूरी प्लानिंग। संजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर इस्तीफे की मुख्य वजह क्या है? आप लोगों के बीच चर्चा क्या हुई, किस बात को लेकर हुई? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर इन 5 महीनों में जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के इस्तीफा कर रही थी, अगर वो प्रयोग यहाँ सफल हो जाता तो यही प्रयोग ये स्टालिन के साथ करते, भगवंत मान के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते। तो अपने हौसले और जज्बे से उस प्रयोग को विफल किया अरविंद केजरीवाल जी ने, नंबर 1। नंबर 2, उनके पूरे केस में क्या निकला? एक भी पैसे की बरामदगी हुई, कोई संपत्ति मिली? मनीष सिसोदिया के यहाँ कोई पैसे की बरामदगी हुई, कोई संपत्ति मिली? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई ईडी तोता है। तो इसका मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक साजिश और दुर्भावना के कारण उसका दुरुपयोग किया गया। अब जनता की अदालत में इनको जवाब देने का सबसे सही मंच है जनता की अदालत में जाना। इसलिए इस्तीफा देके केजरीवाल जी लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे कह रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है, आप तय करके बताओ। तो मोटे तौर पे इस्तीफे की यही वजह है, जनता का, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, उससे प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। जी संजय जी, कोर्ट ने जो शर्तें लगाई, क्या वो एक वजहों में से एक है या फिर अब आप जनता की अदालत में जाना चाहते हैं, यही सिर्फ मुख्य वजह है? ये एक दुष्प्रचार है। कोर्ट ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जिसमें केजरीवाल जी कोई काम न कर सके। हर जरूरी फाइल पे साइन करने का अधिकार उनको है। ये एक अनावश्यक का दुष्प्रचार है भाजपाइयों का। इसीलिए मैं बीजेपी को बेशर्म झूठा पार्टी कहता हूं। झूठ फैलाने के मास्टर लोग हैं वो। जो पार्टी 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका देती है इलेक्टोरल बॉन्ड की रिश्वत लेके, जो पार्टी जिसके नए नए एक्सप्रेस वे और पुल, अटल सेतु जैसे गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जा रही है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिर रहा है, वो पार्टी क्या ईमानदारी की बात करेगी? रेल की पटरियां रोज टूट रही हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। इसलिए जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है इस वक्त कि दिल्ली की जनता जिसके लिए केजरीवाल जी ने काम किया है, उसके बीच में जाके हम उनका प्रमाण पत्र लेके आएंगे। संजय जी, क्या प्री इलेक्शंस के बारे में आप बात कर रहे हैं? अगर केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं तो आपके जनता के बीच जाने का मतलब क्या है? दिल्ली प्री इलेक्शंस की तरफ जाएगी? अब वो तो देखिए चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन जब प्रधानमंत्री 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो पहली गलती तो इन लोगों ने यही किया कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव डिले कर दिया। वो चाहते तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ करा सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो अब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दीजिए। तो आप लोग ये मांग चुनाव आयोग के सामने रखेंगे? चुनाव है उसके साथ यहाँ भी करवा। हाँ, आज तो मंच से ही कहा है केजरीवाल जी ने इस बात को। जी, तो आप दिल्ली में अब जमीन पर उतरकर बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे संजय जी इस बार आप दिल्ली में? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी हमारा पूरा फोकस है दिल्ली के अंदर लोगों के बीच में जाना और प्रचंड बहुमत से दोबारा वापसी करना। और जो केजरीवाल जी ने आज मुद्दा बनाया है, ईमानदारी है कि गुनाहगारी है, ये लोगों को तय करना है, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जी संजय जी, हमारे साथ नैना यादव भी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाह रही है। नैना जी,
जी जी संजय जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे ही इस्तीफे की बात हुई उसके बाद से खासतौर से बीजेपी निशाना साध रही है। स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक कहा है कि दिल्ली पर फोकस करने की जरूरत है, हरियाणा या बाकी राज्य संभालना बहुत दूर की बात है। अब इस्तीफे वाली पेशकश के बाद में सवाल खड़े होने लगे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हेलो, मैं संजय जी ये पूछना नैना चाह जी, रही हूँ, आपकी बीजेपी आवाज नहीं आ निशाना रही। साध रही हेलो। है इस्तीफे की पेशकश के साथ ही। जी जी, बीजेपी क्या बोल रही है? वो निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है इस्तीफा जैसी पेशकश किया, स्मृति ईरानी तक कह रही है हरियाणा छोड़िए, दिल्ली पर फोकस कीजिए, वो नहीं संभल रहा। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल साधे जा रहे हैं सर। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो उनको कह रहा हूं ना कि बीजेपी इस देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत लेके दिया। इसके प्रमाण है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने इस एक्साइज पॉलिसी में अकेली एक ऐसी पार्टी बीजेपी है जो रंगे हाथों पकड़ी गई। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद रेड्डी से लिया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बीजेपी वो पार्टी है जिनके बनाए हुए एक्सप्रेस वे टूट जाते हैं, जिनके बनाए हुए पुल टूट जाते हैं, अटल सेतु टूट जाता है, रेल की पटरियां टूट जाती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जाती है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिर जाता है। तो बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं तो भाजपाइयों से कह रहा हूं कि अडानी की गोदी में खेलो और लोरी सुन के सो जाओ। जवाब वोट से, तो क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बार फिर से वही बातें दोहराई जाएंगी, या फिर इस बार कुछ और मुद्दों के साथ में आम आदमी पार्टी जनता के बीच में रहेगी? सर देखिए, एक बड़ी बात केजरीवाल जी ने कही है कि ईमानदार है आपका बेटा या गुनहगार है, ये अपने वोट की ताकत से तय करना। तो हम पूरी बात उस पर लेके जाएंगे। महीने में इलेक्शन हो गए, क्या आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? जी हां, चाहे जब इलेक्शन हो हम लोग तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब बात बहराइच की, जहां पर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है और पिछले कुछ महीने में उसने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया। दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, वहां का हवाई सर्वेक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ साथ समीक्षा बैठक की। बीते मार्च से यूपी के बहराइच का मैसी तहसील भेड़ियों के आतंक से परेशान है। जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा हमले हुए। वन विभाग की कई टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई हैं। आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे। मैसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमले में अपनों को गंवाने वाले परिवार वालों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। सीएम के साथ मैसी विधायक सुरेश्वर सिंह, बयाकपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी, सांसद आनंद गौड़ भी मौजूद रहे। सीएम योगी यहां गोरखपुर से उड़ान भरते हुए सीधे पहुंचे। मैसी के ग्राम पंचायत सिसैया चूरामरी स्थित हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा और मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचे और भेड़ियों के हमले में जान गंवाने वाले परिवार वालों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, वन विभाग की टीम यहां तैनात रहेगी। मैंने इन सभी गांवों का भी सर्वे भी किया है और मैंने देखा है कि लोग जनजीवन सामान्य है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और टीम जब तक इस खतरे को यहाँ से मुक्त क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहाँ पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भेड़िए के हमले में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार वालों से जानकारी लेने के बाद जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। साथ ही हालात से निपटने के लिए लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। सीएम योगी ने इलाके का हवाई सर्वे भी किया। बहराइच में अभी तक भेड़ियों के हमले से 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। अभी तक वन विभाग की तरफ से 5 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 28 मार्च को सिसैया चूड़ामणि के
कुलेला में एक नर और एक मादा भेड़िया को पकड़ा गया। 18 अगस्त को सिसैया के नदी के कछार से एक नर भेड़िया पकड़ा गया। 29 अगस्त को सिसैया के हरिबख्शपुरवा से एक नर भेड़िया पकड़ा गया। 10 सितंबर को सिसैया के हरिबख्शपुरवा से एक और मादा भेड़िया पकड़ी गई। शासन प्रशासन के सभी लोग भेड़िए को पकड़ने में जुटे हुए हैं। लगातार भेड़िए के हमले पर अंकुश लगाने का काम जारी है और ये सभी काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हो रहा है और कोई हताहत न हो, इसको लेकर लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को तैनात रहने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।